नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कविंद्र और आज बात अग्निपथ स्कीम की और उसके नोटिफिकेशन की। हालांकि इसे लेकर कुछ राज्यों में युवाओं का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन इस बीच अग्निवीर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जुलाई 2022 से शुरू हो रही है और अभी जो नोटिफिकेशन है ये सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए जारी किया गया है और इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स का नोटिफिकेशन 24 जून को आएगा। अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जुलाई 2022 से शुरू होगी और 6 पदों के लिए भर्तियां होंगी, जिनमें योग्यता अलग अलग निर्धारित की गई है। अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी परीक्षा होगी। इसके अलावा अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर और तकनीकी के साथ ट्रेड्समैन जैसे अलग अलग ट्रेड रखे गए हैं, जहां पर 10वीं पास से लेकर 8वीं पास तक के उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। और जनरल ड्यूटी के लिए यहाँ पर उम्मीदवारों को 45% अंकों के साथ 10वीं पास होना चाहिए और साथ ही साथ इसमें जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वहाँ पर 50% अंकों के साथ 12वीं पास की योग्यता, यानी कि अलग अलग जो पोस्ट हैं उसके लिए अलग अलग यहाँ पर अनिवार्यता या फिर शैक्षिक योग्यता रखी गई है। उम्मीदवारों की अगर ओवरऑल उम्र सीमा को देखें तो उसे 17.5 साल से 23 साल के बीच में रखा गया है। सेना की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक अग्निवीर के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को पहले साल 30,000, दूसरे साल 33, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 रुपए प्रतिमाह का वेतन और भत्ते मिलेंगे। इसके साथ ही सेवा मुक्ति के समय एक लमसम अमाउंट जो सेवा निधि है वो भी मिलेगी। लेकिन सवाल यह कि इन सब के बीच में जो विरोध प्रदर्शन है उसके पीछे के कारण क्या है और सरकार ने जो अब नई बात कही है इसमें वो क्या और किस तरीके से अलग अलग सर्विसेज में अग्निवीरों के लिए जो रिजर्वेशन है मैं कहूँ उसे करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ किन राज्यों ने इनके लिए अलग से प्रावधान लाने की बात कही है ये भी जानेंगे और युवाओं का जो एक चिंता है क्या वो कितनी दूर होती नजर आ रही है इन नए घोषणाओं से, उसे भी समझेंगे अपने खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ रिटायर्ड एयर मार्शल विजयपाल सिंह राणा साहब, वीपीएस राणा सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ कैप्टन अखिलेश सक्सेना जी हैं। अखिलेश जी आपका स्वागत है। और साथ ही साथ संजीव भिक्षानंद साहब हैं, को फाउंडर हैं इन्फोएज से, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में वीपीएस राणा साहब आपसे करना चाहूँगा कि अब जबकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, हालांकि ये भी सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडियन आर्मी के लिए है और 24 जून को इंडियन एयरफोर्स का आएगा। नोटिफिकेशन और जो अनाउंसमेंट किए गए हैं 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, उसमें क्या नई चीज़ें जो ऐड ऑन की गई हैं और जो चिंताएं हैं या मैं कहूँ कि जो दुविधा है या जो आशंका हैं युवाओं को लेकर इस पूरे के पूरे प्रोसेस को लेकर, वो कितनी दूर होती नज़र आई हैं हाल की जो नए अनाउंसमेंट हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा इसमें जो विरोध हुआ वो बहुत ही दुखद है, क्योंकि जितनी भी प्रेस वार्ता बाद में हुई या जैसे आज तीनों चीफ्स ने भी आज ये बात कही, ये सारी चीज़ें शुरुआत से 14 जून को जब ये अनाउंस की गई थी स्कीम, उसमें ये सारे मुद्दे बहुत साफ साफ तौर पर रखे गए थे। लेकिन इससे पहले कि लोग स्कीम को समझ पाते, इसको एक हिंसात्मक रूप दे दिया गया। जिस भी तरह से मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि राजनीतिक था या जिस भी तरह से, लेकिन जहाँ तक स्कीम की बात है, ये स्कीम डे 1 से बहुत क्लियर थी। उसके बाद जब प्रेस वार्ता हुई एमओडी की, उसमें भी ये सारी चीज़ें दोबारा से बताई गई और अब उसमें ये था कि अब नोटिफिकेशन इसमें जारी हो गया। उस प्रेस वार्ता में ये बात भी बहुत साफ साफ सामने लाई गई कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसको रोल बैक नहीं किया जाएगा और ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है तीनों सर्विसेज की। जैसे आपने बताया, आर्मी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, एयरफोर्स की भर्ती भी प्रोसेस 24 तारीख से शुरू हो रही है, नेवी की भी 1 तारीख से शुरू हो रही है। जहाँ तक युवाओं की शंकाओं के समाधान की बात है, पहले तो इसे रोज़गार की तरह से हमें देखना ही नहीं चाहिए इस पूरी नीति को, इस पूरी योजना को। अभी जैसे इस नोटिफिकेशन के जरिए भी और पहले भी जो प्रेस विज्ञप्ति में भी बताया गया, टोटल लगभग 46,000 जो रिक्तियां हैं वो पहले साल में ये भर्तियां होंगी। 40,000 आर्मी की हैं, 3,500 लगभग एयरफोर्स की हैं और 3,000 नौसेना की हैं। तो ये अपने आप में जब हम देखते हैं कि आज का जो युवा है, जो कैपेबल है, जो एलिजिबल है इसके लिए, 17.5 से 21 साल लगभग
15 करोड़ लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, जिसमें से 15-20 लाख इसमें अप्लाई करेंगे और जिसमें से सिर्फ 40 लाख लोग 40,000 और 46,000 के लगभग इसमें आएंगे। लेकिन जो वातावरण बनाया गया वो इस तरह से बनाया गया कि सारे के सारे लोग जैसे सेना में आना चाहते हैं। तो ये एक बहुत दुखद है जिस तरह से इसका विरोध प्रदर्शन हुआ, जिस तरह से हिंसा हुई। वहाँ स्कीम में खामियां हो सकती हैं और ये बार बार सरकार की तरफ से भी ये बताया गया कि जो भी खामियां होंगी उनको धीरे धीरे सुधारा जाएगा, जैसे जैसे समय आएगा और वैसे वैसे इसका रिव्यू होगा। ये जो हमारे युवा हैं, सबसे ज़्यादा जो रिजर्वेशन था इस बात है कि 4 साल बाद इसमें क्या होगा। तो 4 साल के लिए अभी हमारे पास बहुत वक्त है। इसमें ऑलरेडी स्कीम्स ऑलरेडी अनाउंस की गई थी, रिजर्वेशंस भी अनाउंस किए गए थे और कई राज्य सरकारों ने भी इस बात पे बताया कि हम अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। फिर गृह मंत्रालय की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी लगभग रिजर्वेशंस की बात आई कि 10-10% केंद्रीय सुरक्षा बलों में और इन सब में भी दिया जाएगा। और दूसरी बात ये कि ये मुद्दा रोज़गार का है ही नहीं। हम एक युवा को एक सेना का अनुभव देने की ये योजना है कि आप सेना से जुड़ें, 4 साल के लिए आप यहाँ पे काम करें, आप काम का अनुभव लें, आप सेना का अनुभव लें, आप में जो देशभक्ति का जज्बा है उसको आपको पूरा करने का एक मौका है, आपको अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का एक मौका है, आपको जो आपके रिलेटेड स्किल्स हैं उन स्किल्स का आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। और ये इसको हमें एक प्रिपरेटरी स्टेज की तरह से भी देखना चाहिए कि जो युवा आज 22, 23, 24 साल में शुरू करता है अपना नौकरी के लिए देखना, उस उम्र में आप बाहर आ रहे हैं एक एसेट की तरह, आप बाहर आ रहे हैं सेना की सारी कोर वैल्यूज़ के साथ, आप बाहर आ रहे हैं काफ़ी कैपेबिलिटीज़ के साथ, आप एज ए कॉन्फिडेंट पर्सन। तो आप किसी भी उसके बाद चाहे आप चाहें तो सेना में रह सकते हैं, जो 25% की हमने जिसमें जो बात की गई, चाहे तो आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में जा सकते हैं। दुनिया भर के कॉरपोरेट हाउसेस ने इस पे ऑलरेडी अनाउंस किया कि हम अग्निवीरों को अपने यहाँ लेना चाहेंगे। और ये जायज़ बात है कि जो इस तरह का एक एसेट बाहर निकलता है जिसमें लॉयल्टी है, जिसमें कमिटमेंट है, जिसमें डिसिप्लिन है और जिसमें कैपेबिलिटी है, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा कॉरपोरेट जगत है वो इस तरह के युवा को लेने के लिए लालायित होगा। वो आई एम श्योर दे विल लैप अप दिस एसेट। ओके कैप्टन अखिलेश, 2 चीज़ें। एक तो जो राणा साहब कह रहे हैं कि बेसिकली 4 साल का जो एक ये टाइम फ्रेम है ये बड़ा क्रूशियल है, लेकिन वो कह रहे हैं कि युवाओं को इसे एक रोज़गार के, मैं कहूँ कि मोड के तौर पर नहीं देखना चाहिए। लेकिन सेना में जिस तरीके से अब तक ट्रेंड रहा है युवाओं को, ख़ासतौर पर हम देखते हैं कुछ राज्य ऐसे जहाँ पर जो सैनिक के तौर पर जो था वो एक रोज़गार का उनका एक ज़रिया है, और ऐसे में शायद उनकी दुविधा ये थी या हो सकती जो आशंका थी कि क्या 4 साल के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अब जो नए फ्रेमवर्क हम देख रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट जगत से आ रहे हों ऑफर्स हों या फिर सरकार की ओर से, जैसे मैं देख रहा था कोस्ट गार्ड और डिफेंस में PSUs में 10% की रिजर्वेशन की बात हो रही है, CAPF में, असम राइफल्स में 10%, यानी कि अलग अलग जो सरकार के उपक्रम है वहाँ पर भी 10% का रिजर्वेशन है। यानी कि वो जो एक चिंता थी वो शायद अब दूर होती नजर आ रही है। हाँ, देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये जो स्कीम है, जैसे अभी कोई कंट्रीज़ है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, वहाँ पे कंपलसरी है कि आपको सेना में भर्ती होके 2 साल के लिए करना पड़ता है, राइट। सिंगापुर में आप अगर देखिए 2 साल के लिए, वहाँ जब आप अपना ग्रेजुएशन से पहले जब आप 12th करते हैं 2 साल के लिए सर्व करना पड़ता है। इजराइल है, कोरिया है। और अगर आप एक चीज़ नोट करें इन कंट्रीज़ में कि वहाँ पे जो डिसिप्लिन है ओवरऑल एज ए सोसाइटी का वो बहुत हाई है। तो अगर आप इनमें कोरिलेशन देखें, क्योंकि ये युवा लोग अपना कैरियर शुरू करने से पहले फौज में काम करते हैं, 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं। बट मैं ये बताना चाहूँगा कि एक बार आर्मी में या डिफेंस में किसी भी सर्विसेज में आपने चाहे 2 साल काम कर लिया, आप पूरी लाइफ के लिए वो डिसिप्लिन वो आपके लाइफ का पार्ट बन जाता है और आप सोसाइटी को हमेशा आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। सो अभी हमने जो इस मुद्दे को बनाया ये बहुत इंडिविजुअल मुद्दा है। मैं उसके ऊपर आऊंगा कि युवाओं का क्या कंसर्न है, कि क्या उन्हें चिंता है, लेकिन उससे पहले हमें इसको एज ए इंडिविजुअल मुद्दा बनाने से पहले एक राष्ट्र के रूप में देखना है। क्या ये भारत के लिए एज ए राष्ट्रवाद और एक सोसाइटी में डिसिप्लिन लाने के लिए हमारे लिए ये सहायता करेगा? डेफिनेटली।
मेरा ये मानना है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिससे पहले वो अपनी प्रोफेशनल जर्नी शुरू करें, ये 2 साल का या 3 साल का या 4 साल का एक अनुभव दे दें, वो उनकी लाइफ में और पूरे समाज में बहुत बड़ा सार्थक सिद्ध होगा। देखिए, आप 10th या 12th करने के बाद आज ग्रेजुएशन भी लोग 4 साल करते हैं। वहाँ पे वो पाठ्यक्रम के थ्रू जा रहे हैं जो थ्योरेटिकल है ज़्यादा। बट यहाँ पे उस 4 साल में जो आपको शिक्षा मिल रही है, जो आपको अनुभव मिल रहा है, वो आपको लाइफ के हर मोड़ पे काम आएगा। मैं आपको बताता हूँ, जबकि मैं एनडीए के थ्रू हूँ, मेरी परमानेंट कमीशन है, बट मैं कारगिल की वॉर में मैंने 3 अटैक लीड किए थे। उस समय मेरे साथ जो जवान थे, ये जरूरी नहीं था कि उनकी सर्विस 1 साल हो या 2 साल हो या 10 साल हो, उन सब में एक सा जज्बा था। तो मैं नहीं कहूँगा कि किसी भी तरीके से जो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए आ रहा है, वो किसी भी तरीके से उसका जो योगदान है वो कम होगा। अगर आप ऑफिसर लेवल पे देखें तो ये स्कीम शॉर्ट सर्विस कमीशन की पिछले 30-40 साल से चली आ रही है, जिसमें ऑफिसर लोग आते हैं, 5 साल के लिए सर्व करते हैं और फिर वो वापस जाते हैं, कुछ लोग रिटेन होते हैं, एग्जैक्टली जो यहाँ पे स्कीम है। लेकिन उसमें कभी भी इतना विरोध नहीं हुआ और वो लोग, जो लोग बाहर जाते हैं, वो एक अच्छे पदों पे हैं और समाज में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो हम क्यों ये मान रहे हैं कि 4 साल के बाद हमें एक पेंशन के लिए या हमें कुछ मॉनेटरी बेनिफिट जो हमेशा आते रहना चाहिए, हम उसके लिए राष्ट्र का इतना बड़ा जो एक सार्थक योगदान है उससे कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है। मेरा ये मानना है कि लोगों को 4 साल के लिए आना चाहिए और उन्हें, जैसे अभी सर ने बताया, उन्हें इसको एक देखना चाहिए कि वो अपनी योग्यता को बढ़ा रहे हैं और इस योग्यता को बढ़ा के अगर वो उन 25% में आ रहे हैं और उनका मन है देश सेवा का कंटिन्यू करने का, तो उसके लिए उन्हें ट्राई करना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे अवसर है, आप देश की सेवा पैरामिलिट्री में रह के कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट में आके कर सकते हैं। मैं टाटा ग्रुप में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और पिछले 20 साल से मैं बहुत ही ऊंचे पद पे काम कर रहा हूँ। मैं आपको खुद बताता हूँ, हम सोचते हैं कि इतनी सारी नौकरियां हैं जो लोग ढूंढ रहे हैं, बट अगर आप उल्टा कॉर्पोरेट के पर्सपेक्टिव से देखें, हमें एक अच्छी मैन पावर की जरूरत है। और बहुत सारे ऐसे हमारे इंडस्ट्रीज है, जैसे टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, टाटा प्रोजेक्ट्स है, जिसमें बहुत मैन पावर चाहिए। और इस समय हमें डिसिप्लिन मैन पावर, जिनके अंदर एक डिसिप्लिन है, जिनके अंदर एक टीम वर्क से काम करने की तरह, जो एक सही तरीके से काम कर सकते हैं, उसकी जरूरत है। तो मुझे नहीं लगता कि आप जब 4 साल बाद निकलेंगे तो आपको रोजगार का इतना बड़ा इशू होगा। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ, काफी लोगों को ये मुद्दा होगा कि वो फौज में कंटिन्यू करें या बाहर उन्हें अच्छा मौका मिल रहा है। ये मैं खुद बताता हूँ, क्योंकि ये काफी एसएस के ऑफिसर लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि उन्हें बाहर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो शायद ये क्योंकि जवान लेवल पे पहली बार हो रहा है, इसलिए लोगों के मन में ये एप्रीहेंशन है कि मुझे पेंशन नहीं मिलेगी। बट आप रियलाइज नहीं कर रहे, पेंशन आपको चाहे ना भी मिले, बट एक आपको वो योग्यता मिल रही है, दूसरा आपको एक लमसम मनी मिल रही है, जिससे कि आपको गवर्नमेंट या सेना आपको बता रही है कि अगर कुछ टाइम के लिए आपको कुछ अपनी तैयारी भी करनी पड़े, तब भी आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होगी। और तीसरा, आप उस राष्ट्र के योगदान का हिस्सा बन रहे हैं, जो इसके लिए बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से जो ये जितने भी ये विद्रोह, जो जितने भी ये हो रहे हैं, आपके आंदोलन वगैरह हो रहे हैं, क्योंकि हम इसको एक बहुत ही नैरो दृष्टि से देख रहे हैं, बहुत संकीर्ण मनोधारा से देख रहे हैं कि शायद इसमें मुझे पेंशन नहीं मिले, केवल एक ही इशू है। बट अगर हम इसको राष्ट्रीय हित के हिसाब से देखें, राष्ट्रवाद के हिसाब से देखें, तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी स्कीम है, जिसमें हम अपने राष्ट्र के एक बहुत बड़े भाग को, जब वो अपना एक कार्यदल शुरू कर रहे हैं, उससे पहले उन्हें एक मौका मिल रहा है भारतीय सेना में सर्व करने का, उस एक संस्था का पार्ट बनने का, जिसने हमेशा अपनी आदर्शों की मिसाल कायम करी है और देश की सेवा हमेशा करने का, चाहे आप सेना में रहें, चाहे आप वर्दी पहने या ना पहने। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। और जो हमें इनकी आकांक्षाएं हैं, जो भी इन लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम है, वो हमें दूर करनी चाहिए। 4 साल हैं हमारे पास और आई थिंक 4 साल में हम इंश्योर करेंगे, गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि इन लोगों को एक सही रोजगार भी मिले और एक सही सेटलमेंट मिले। तो मुझे लगता है ये लोग जो अभी सोच रहे हैं, ये जस्ट एक इनिशियली जब भी कोई चेंज होता है, जब समाज में कोई चेंज होता है, तो उसका विद्रोह स्वाभाविक है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है इस चेंज से, इस परिवर्तन से मुझे नुकसान है। बट अगर आप लार्जर स्कीम देखें तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा योगदान है और हमें बिना किसी शंका के, बिना किसी अनिश्चय से इसकी तरफ चलना चाहिए। मैं संजीव जी आपका आऊँ उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन चाहूँगा राणा सर आपसे, क्योंकि
जो इनिशियली जिस तरीके से चीज़ें आई और युवाओं में जो आक्रोश या मैं कहूँ कि दुविधा संशय जो भी चीज़ें हैं, क्या कोविड के दरमियान भर्ती नहीं हो पाना, उसके चलते जो आर्मी के एलिजिबल एज कैंडिडेट थे उनकी एज का एक्सपायर की तरफ चले जाना, यानी कि वो उसके लिए एलिजिबल हो रहे थे, वो ज़्यादा एक रोष पैदा किया और उसके चलते ये जो है इस योजना को लेकर ज़्यादा संशय उनके दिमाग में रहा। बिल्कुल, ये जैसे आपने ये देखा भी हो, ये मुद्दा उठाया गया, फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल पुरी ने इस बात पे क्लैरिफिकेशन भी दिया। ये एक मुद्दा रहा क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 साल से हमारी कोई भर्ती नहीं हो पाई, तो कुछ प्रक्रिया थी जो चालू हुई, कुछ मेडिकल तक पहुँचे, कुछ जो लंबी प्रक्रिया होती है भर्ती की, उस दौरान काफ़ी लोगों को ये लगा होगा कि अब हमारा हो गया पुरान, वो खाली रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे। अब जब उनको ये लगा कि वो सारा जो पूरी प्रक्रिया है वो रद्द कर दी गई है और अब ये नए उससे होगा, तो लेकिन इस बात का संज्ञान लिया गया और इसीलिए दूसरे दिन ही जो एज की लिमिट थी उसको 21 से 23 साल कर दिया गया फर्स्ट बैच के लिए। तो सरकार ने भी उसका संज्ञान लिया। ये अनफॉर्चुनेट था कि हम पिछले 2 साल में भर्ती कर नहीं पाए, लेकिन आप जनरल पुरी की अगर बात सुनेंगे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये क्लियरली कहा था कि हम बहुत समय से इस स्कीम को लाना चाहते थे लेकिन हम ला नहीं पा रहे थे। नाउ ये जो 2 साल का हमें गैप मिला, इसमें हमें इस स्कीम पे काम करने का थोड़ा सा मौका मिला और फिर हम इसको आगे लेके आए। क्या हम इसको किसी और तरह से कर सकते थे? हम कह नहीं सकते क्योंकि उसकी और अलग से दुविधाएं हैं। अगर आप उनको ले लेते हैं या आप इनको लेते हैं, बाकियों को दूसरी तरह से लेते हैं, तो उसमें उनके अपने चैलेंजेस थे और आई एम वेरी श्योर सेना ने इस बात पे डिटेल में डेलिब्रेट किया होगा और उसके बाद इस डिसीजन पे पहुंचे कि नहीं, इस तरह से इसे करना चाहिए। संजीव जी, एक कॉरपोरेट जगत के लिए, क्योंकि इस पूरे की पूरी योजना के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी है, PSU भी हैं और निजी क्षेत्र भी है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी है, कॉरपोरेट जगत जो है, जिस तरीके की क्वालिफिकेशन, चाहे वो मैं कहूँ एजुकेशनल हो, फिजिकल हो या फिर मेंटल हो, ये तीनों लेवल पर ये जो अग्निवीर हैं, इनकी रिक्रूटमेंट प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके से इनका स्कोप आप देखते हैं और उनकी नीड प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँ कि चैलेंज है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होगी कि इन अग्निवीरों को अगर दोबारा उस 4 साल के बाद उन्हें एक अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ना है तो आप लोगों का साथ चाहिए होगा। देखिए, 40,000 लोग हैं आर्मी में, उनमें से 4 साल बाद आप बोल रहे हैं कि 30,000 लोग बाहर आएंगे एम्प्लॉयमेंट मार्केट में। सर, 30,000 बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बहुत बड़ी संख्या नहीं है पूरे प्राइवेट सेक्टर। अब तो हम बोल रहे हैं पुलिस में भी भर्ती होंगे, CRPF में होंगे, CISF में होंगे, BSF में होंगे, PSUs में होंगे, तो मेरे ख्याल से अगर वो वहां जाना चाहें और वहां पे वैकेंसी तो शायद प्राइवेट सेक्टर में कम ही बचे, पर प्राइवेट सेक्टर में डिमांड होगा वो मेरे ख्याल से काफी होगा। तो आप देखिए, अब कोई 17 साल की आयु में जा रहा है तो 21 साल पे निकल रहा है, कोई 20 साल की जा रहा है तो वो 24 साल में कर रहा है। तो ये जो है ना 21 और 24 साल, 21 और 25 साल इफेक्टिवली कॉर्पोरेट सेक्टर में ये फ्रेशर की एज होती है। कोई अगर ग्रेजुएट पास हो तो 21 साल में पास होता है, 18 साल में स्कूल पास होता है, 21 साल में BA पास करेगा, शायद MA करे, तो 22 साल तो फ्रेशर की एज होती है। अब आपको फ्रेशर मिल रहे हैं जिनको 4 साल का अनुभव है, जिनको एक्सपीरियंस है, और किस तरह का एक्सपीरियंस है? तो आप मैनेजमेंट में, क्राइसिस मैनेजमेंट में, टीम वर्क में, डिसिप्लिन में, फोकस में, कमिटमेंट में, गोल ओरिएंटेशन, ये सब चीजें जो है, ये जो नींव होती है, इसके ऊपर स्पेसिफिक स्किल्स बनेंगी कि वो किसी एक फंक्शन में जाएं, किसी एक रोल में जाएं, बट ये जो नींव होती है ये बहुत मजबूत हो जाएगी। एंड इसलिए प्राइवेट सेक्टर कंपनीज मेरे ख्याल से बहुत उत्सुक होंगी कि इनको शायद इंटरव्यू करें और शायद नौकरी दें। एंड होता क्या है सर कि अभी तक जो होता आया है, मोस्टली जो लोग सर्विसेज से प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, मोस्टली वो 15-20 साल की एक्सपीरियंस के बाद जाते हैं आर्मी में, यानी कि उनकी उम्र होती है 40 साल, 45 साल, एंड उस आयु में प्लेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उनको कुछ ही रोल्स मिलते हैं, सिक्योरिटी, फैसिलिटीज मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, उस टाइप के रोल्स मिलते हैं। पर ये जो
21-22 साल का नौजवान या लड़की है जो निकलेगी, वो किसी भी रोल में फिट हो सकती है जो नॉन टेक्निकल रोल है। देखिए, अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामर चाहिए तो उसको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, शायद इस ट्रेनिंग से नहीं आए, बट जो एकदम जनरल स्किल्स हैं, सेल्स, सर्विस, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, जो जनरल मैनेजमेंट है, उसमें तो वो एकदम काम आ सकते हैं। मैं एक सवाल संजीव जी आपसे था, जो आपने कहा बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट आपने कहा, मैं इसी पर थोड़ा सा और समझना चाह रहा था कि एक तरफ वो अग्निवीर हैं जो कि यंग एज है, 4 साल की सेवा के बाद वो प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या ज़्यादा वैल्यूबल होंगे कंपैरिजन टू उन लोगों के जो कि 15 या 20 साल की सर्विस के बाद आप लोगों के पास आते थे, आप उन्हें अडॉप्ट करते थे, अपने सिस्टम में लाते थे। और साथ ही तीसरा कंपैरिजन उनसे होगा जो कि फ्रेशर्स भी होंगे, लेकिन वो डिफरेंट तरीके की प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर जो आपकी नीड्स हैं स्पेसिफिक किसी एक स्ट्रीम के साथ आएंगे। अगर टेक्निकल जॉब है प्राइवेट सेक्टर में तो टेक्निकल स्किल्स चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन चाहिए, तो ये अग्निवीर शायद सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर नहीं बन पाएंगे, एटलीस्ट इमीडिएटली नहीं बन पाएंगे। अगर और कोई स्किल उन्होंने इम्बाइब की हो, प्रैक्टिस किया हो, शायद बन पाए, लेकिन ज्यादातर ये नहीं बन पाएंगे। तो इनके लिए टेक्निकल जॉब्स, जिसलिए टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एक्सपीरियंस चाहिए, शायद वो नहीं मिले। बट ऑल द नॉन टेक्निकल फील्ड्स जो है वो सारी ओपन है, एंड वो बहुत सारी फील्ड्स हैं और उसमें बहुत संख्या में लोग हायर होते हैं। So all those jobs will be open. And मैं इसी the issue is also, आप जो अग्निवीर बनेगा, right? आपको कंपेयर करना चाहिए कि अगर वो आर्मी में नहीं गया 4 साल के लिए और उसे कोई बीकॉम पास या बीए कर लिया कहीं छोटे कॉलेज से, तब क्या नौकरी मिलती उसे? नहीं मिली, बहुत मुश्किल से मिलती है वहां पे नौकरी। यहाँ पे इट्स डिफरेंट। ओके। एंड एट 22 साल की उम्र में ही विल बी सेम एज एज अ फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट विद 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो मेरे ख्याल से उसको एडवांटेज होगा यहाँ पे। एक चीज जो कैप्टन अखिलेश जी, जिस तरीके से एक और अनाउंसमेंट हुआ है शिक्षा मंत्रालय की ओर से, उन्होंने कहा है कि जो भी स्किल्स हैं उससे रिलेटेड कुछ इग्नू के साथ टाई अप किए जाएंगे और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज शुरू किए जाएंगे, खासतौर पर जो कि अग्निवीर वहां पर कर सकते हैं। ये जो है जिसकी ज़रूरत की बात कर रहे थे संजीव जी, कॉर्पोरेट सेक्टर में ये ज़्यादा ऐड ऑन होगा और इस तरह की स्किल्स, इस तरीके के जो पाठ्यक्रम या प्रोग्राम हैं वो उन्हें ज़्यादा उनकी एबिलिटी को, उनकी रीच को, उनके दायरे को बढ़ाएंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने आर्मी में सर्व किया और मैंने ये ट्रांजिशन भी किया, और शायद मैंने कारगिल लड़ाई में जख्मी होने के 5-6 साल बाद कॉर्पोरेट में ट्रांजिशन किया। और अगर आप देखें एसएस ऑफिसर जो लोग 5-6 साल के लिए आते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट एक कोर्स रन करती है, जो वो आईएम के साथ जाते हैं, लास्ट के 6 मंथ में कोर्स रन करते हैं, और अपने आप बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता कि उनके पास वो योग्यता होती है, केवल ज़रूरत होती है कि आप उस योग्यता को किस तरीके से कॉर्पोरेट में परिवर्तित कर सकें। शायद आपने टीम वर्क और आपने जो आप अपना लीडिंग करते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जैसे मैं कुछ जॉब देख रहा था, अभी भी मैं बहुत सारे जो जवान होते हैं जिनके लिए हम लोग जब वो 17-18 साल बाद आते हैं तो हम उनके लिए कोशिश करते हैं कि वो कॉर्पोरेट में जाएं, लेकिन तब एक चीज़ जो सामने आती है कि उनकी एज ऑलरेडी 37-38 हो चुकी है। तो काफ़ी कॉर्पोरेट उन्हें लेना चाहते हैं, बट उन्हें लगता है क्योंकि वो जॉब नॉन टेक्निकल जॉब है, स्टार्टिंग लेवल के जॉब है, तो उन्हें लगता है कि शायद उनकी एज ज़्यादा है, तो वो मिसमैच है। बट इन लोगों के लिए, जैसे कि संजीव जी ने सही बोला कि एक कॉर्पोरेट में 24-23 साल एक फ्रेशर आता है, अगर ये मानिए एक अग्निवीर एक कंटिन्यू अपना बीएससी या ग्रेजुएशन कोर्स करता, तो इस समय जब वो बाहर आ जाएगा इस योग्यता के साथ, उसने जस्ट अपना ग्रेजुएशन किया होता, तब उसकी मार्केट में जॉब सुटेबिलिटी बहुत कम होती जो अब होगी। पहली बात, उसके पास एक फाइनेंशियल बैकअप है। दूसरी बात, उसने दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंड मैं इसको बहुत प्राइड के साथ कहता हूं, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इंडियन आर्मी है, जो आपको ऐसी स्किल्स देता है जो आपको किसी भी बेस्ट यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकती। आप उसमें 4 साल एक्चुअल कंडीशंस में, जो बहुत ही दुश्मन है, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर हो, चाइना बॉर्डर हो, वहां पे आप काम करने के लिए आए हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये बात कॉर्पोरेट जानते हैं, उन्हें ऐसे लोग चाहिए। मैं आपको अपने टाटा ग्रुप इंडस्ट्री में मैं आपको कम से कम 10-15 ऐसी इंडस्ट्री बता सकता हूं जहां पे नॉन टेक्निकल जॉब की रिक्वायरमेंट है और जिसके लिए इज इवन बेसिक क्वालिफिकेशन और एक सही बिहेवियरल स्किल कि आप टीम वर्क कर सकते हैं, आप अपने काम को समझ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो 15-20 हजार जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि
40,000 लोग जाएंगे, 1/4 एब्जॉर्ब हो जाएंगे, 30,000 आएंगे। उसमें से गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इतने कंसेशंस और पैरामिलिट्री फोर्सेस में अनाउंस कर दिए हैं। अब आप मुझे बताइए पैरामिलिट्री फोर्स उन्हें क्यों नहीं लेगी? उन्हें एक नए बंदे को लेने के जिसको पूरी ट्रेनिंग करानी पड़ेगी और उसको 3-4 साल उस लेवल पे लगेगा, वो उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड उन्हें कोई मिल रहा है। तो मुझे लगता है काफी लोग तो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जो नहीं होंगे उनमें से कुछ लोग हो सकता है अपना कुछ खुद शुरू करने की सोचे, क्योंकि अब उनके पास अनुभव है और उनके पास कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है। यानी कि एवेन्यूज बढ़ेंगे, दायरा बढ़ेगा। 15-20 हजार तो बहुत ही कम लोग हैं जो कि कॉर्पोरेट में, मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत आराम से ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसीलिए ये जो इतने आंदोलन हो रहे हैं इसमें कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही आराम से कॉर्पोरेट इनको कर सकता है, और ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट इनके लिए कोई चैरिटी करेगा। ये एक ट्रेन्ड मैन पावर है जो आज हमारी भी रिक्वायरमेंट है, कॉर्पोरेट की रिक्वायरमेंट है हमें आगे बढ़ने के लिए और अपने प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। राइट सर, वक्त कम है सर। बहुत एसेट है देश के लिए, चाहे ये किसी भी सेक्टर में जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बहुत ही अहम मसले पर जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए और समझाने के लिए कि असल में अग्निवीर ट्रेनिंग के बाद किस तरीके के वेन्यूज या स्कोप होंगे उन युवाओं के सामने, और साथ ही साथ क्या उसका दायरा होगा, उसमें क्या कुछ और ऐड ऑन करने के साथ उनकी क्षमता, दक्षता बढ़ती जाएगी। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।